भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी को अचानक निलंबित कर दिया गया। 20 अन्य अधिकारियों को देश के सबसे दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया और यह सब हुआ एक ऐसे कानून के विरोध की वजह से जिसे लेकर 15,000 से ज्यादा सुरक्षा अधिकारियों में भारी आक्रोश है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ अधिनियम सामान्य प्रशासन 2026 की वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लाया गया और जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा के रखवालों को ही उनके अपने घर में विभाजित कर दिया। पहले जानते हैं कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे विवाद को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। सीआरपीएफ के डीआईजी विधान चंद्र पात्रा जो 1994 बैच के सीधे भर्ती कैडर अधिकारी हैं और त्रिपुरा सेक्टर में तैनात थे, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियम 10 क्लॉज 1 के तहत निलंबित कर दिया गया। आरोप, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें शेयर की जिन्हें सरकार विरोधी और स्थापित व्यवस्था बदलने का आह्वान करने वाला बताया गया। ध्यान दें, वे इसी साल अप्रैल में एनएसजी से सीआरपीएफ में वापस लौटे थे। इसके साथ ही सीआरपीएफ के करीब 20 अधिकारियों को अचानक देश के दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में भेज दिया गया। लेकिन जो बात इसे और विवादित बनाती है वो यह है कि पूर्व अर्धसैनिक कल्याण संघों का यह आरोप है कि इन अधिकारियों ने खुद कोई नियम नहीं तोड़ा है। इनके परिवार, पत्नियां और बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर और राजघाट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गए हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने परिवारों की प्रोफाइलिंग की और फिर उन अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। तो सवाल उठता है कि क्या किसी की पत्नी के प्रदर्शन में जाने की सजा उस अधिकारी को मिलनी चाहिए? और यह सारा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, इसके लिए हमें समझना होगा कि सीएपीएफ अधिनियम के बारे में 2026 के बारे में। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें आते हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, यानी वो 10 लाख से ज्यादा जवान और अधिकारी जो रोज नक्सल मोर्चों पर, कश्मीर में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और देश के भीतर शांति बनाए रखने का काम करते हैं। 25 मार्च 2026 को राज्यसभा में बिल पेश हुआ। 2 अप्रैल 2026 को दोनों सदनों से पारित हो गया और 9 अप्रैल 2026 को पूरे देश में लागू भी हो गया। गृह मंत्रालय ने इसे अम्ब्रेला लॉ यानी सभी सीएपीएफ बलों के लिए एक छतरी कानून बताया और उसके रूप में पेश किया गया। लेकिन इसके दो प्रावधान इतने विस्फोटक यहाँ पर साबित हुए कि पूरे बल में आग जैसी लग गई। आईपीएस प्रतिनियुक्ति का वैधानिक कोटा यह है कि इस कानून ने तय कर दिया कि सीएपीएफ के शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों का हिस्सा आखिर कितना होगा। डीजी और स्पेशल डीजी 100% आईपीएस, एडीजी स्तर के कम से कम 67% आईपीएस, आईजी स्तर में 50% आईपीएस। मतलब जो अधिकारी पूरी जिंदगी नक्सली जंगलों और बर्फीली सीमाओं पर लगाते हैं, उनके बल का सबसे ऊंचा कुर्सी बाहर से आए अधिकारियों के लिए आरक्षित है। धारा 3 के अंतर्गत अदालती फैसलों पर ओवरराइड है। यह प्रावधान कहता है कि एमएचए के बनाए नियम किसी भी पुराने कानून, सरकारी आदेश या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से ऊपर होंगे। और यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। कोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों को संगठित समूह ए यानी कि ग्रुप ए में यानी ओजीएएस का दर्जा दिया और सरकार को सख्त आदेश दिया कि वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को 2 साल में धीरे धीरे कम किया जाए। सीएपीएफ अधिकारियों ने सोचा कि चलो अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन महज कुछ महीनों बाद ही सरकार ने नए कानून को बना दिया और उस कानून की धारा 3 सीधे उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर देती है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने हक में फैसला दिया और सरकार ने उससे बचने के लिए नए कानून को बना दिया। क्या यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की अनदेखी नहीं है? कैडर अधिकारियों का तो यही कहना है। यह विवाद केवल कानूनी नहीं है, यह हजारों अधिकारियों की जिंदगियों का सवाल है। एक सीएपीएफ अधिकारी यूपीएससी पास करके असिस्टेंट कमांडेंट बनता है। वो नक्सल क्षेत्रों में जाता है, कश्मीर में ड्यूटी को करता है, सीमाओं पर वो तैनात रहता है। लेकिन जब डीजी या एडीजी की कुर्सी का नंबर आ जाता है तो आईपीएस अधिकारी बाहर से आकर फिर उसमें बैठ जाता है और नतीजा सीएपीएफ कैडर के एक अधिकारी को एक ही रैंक पर 15 से 18 साल तक इंतजार करना पड़ता है। यह कैरियर स्टैग्नेशन उन्हें अंदर से तोड़ देती है और यही कारण है कि बलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बिहारस और इस्तीफों की संख्या बढ़ रही है। जो अधिकारी देश की सुरक्षा के लिए सबसे कठिन मोर्चों पर खड़े हैं, वही आज अपने भविष्य को लेकर निराश हैं।
दोस्तों अब तक हमने बात की है अधिकारियों की, सीएपीएफ कैडर बनाम आईपीएस की लड़ाई की, लेकिन इस पूरी बहस में एक आवाज है जो सबसे नीचे दब जाया करती है। वो आवाज है उस कांस्टेबल की जो नक्सल जंगल में रात को गश्त पर है, उस हेड कांस्टेबल की जिसने 22 साल नौकरी कर ली, लेकिन वर्दी पर एक भी नया बैज नहीं लगा। जवानों की यह कहानी, यह सबसे जरूरी कहानी है। सीएपीएफ का ढांचा एक विशाल पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे लाखों कांस्टेबल हुआ करते हैं, हर साल हजारों नई भर्तियां आती हैं, लेकिन इनके ऊपर के पद हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इनकी संख्या पूरे बल के मुकाबले बेहद कम है। नतीजतन एक योग्य और डिसिप्लिन्ड बहादुर जवान जिसने नक्सलियों से लड़ाई को लड़ा, जिसने बाढ़ में लोगों को बचाया, जिसने चुनाव के दौरान महीनों वो घर नहीं गया, वो भी 20 से 22 साल तक एक ही रैंक पर अटका रहता है और कई बार तो वो उसी कांस्टेबल रैंक पर रिटायर भी हो जाता है जिससे उसने शुरुआत की हुई थी। इसे कहते हैं वॉश आउट। पूरी जिंदगी देश को दे दी और बदले में मिला वही पद वही बैज। जरा सोचिए, आप 20 साल किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, वो भी ईमानदारी से, जान को जोखिम में डालकर, और आपको एक भी प्रमोशन नहीं मिलता है, क्या आप नहीं टूटेंगे? सरकार ने इस समस्या का एक जुगाड़ निकाला जिसका नाम था एमएससीपी। इसके तहत नियम यह है कि 8 साल, 10 साल, 20 साल, 16 साल, 22 साल, अलग अलग हिसाब से है, उसकी नौकरी पूरी होने पर जवान की तनख्वाह अगले रैंक के बराबर बढ़ा दी जाएगी। सुनने में ये अच्छा लगता है ना, लेकिन असली दर्द यहाँ है। तनख्वाह बढ़ती है लेकिन वो रैंक नहीं मिल पाता है। वर्दी पर वही पुराना बैज रहता है, समाज की नजर में वही कांस्टेबल रहता है जो 30 साल पहले था, और सुरक्षा बलों की कल्चर में पैसे से कहीं ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है वर्दी की इज्जत, रैंक का सम्मान। जब वो जवान रिटायर होकर अपने गांव वापस लौटता है तो लोग ये पूछते हैं कि भाई तुम क्या बने, और वो कहता है भाई मैं कांस्टेबल बना। 30 साल की नौकरी कर जाता है, देश की सेवा करता है, और जवाब में कांस्टेबल आता है। 20 साल 22 साल जितने भी है, यह व्यवस्था जवानों को अंदर से मानसिक रूप से ठगा हुआ महसूस कराती है। और यह विडंबना देखे, जब भी कैडर सुधार की बात होती है, जब भी अदालतें फैसले सुनाती है, जब भी संसद में बहस होती है, तो बात होती है ग्रुप ए अधिकारियों के पदों की, आईपीएस बनाम सीएपीएफ कैडर की। यह सीएपीएफ अधिनियम 2026 भी देखिए, इसमें डीजी के पद का जिक्र है, एडीजी का है, आईजी का है, लेकिन उस कांस्टेबल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जब उनको ही नहीं मिला तो उनको कहां से मिलेगा? जो असल पर मोर्चे पर खड़े हैं, नीति निर्माता बड़े लोगों के लिए बड़ी बातें किया करते हैं, और नीचे के लाखों जवान उसी पुरानी टूटी व्यवस्था में पिसते रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बलू में घियारस होता है, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो जाती है, जो कि बढ़ भी रही है। इस्तीफे बढ़ रहे हैं, मनोबल टूट रहा है। जब जवान ही अगर हताश हो जाए तो बल की ताकत कहां से आएगी? लेकिन इसका हल बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहला, रैंक लिंक्ड एमएससीपी होना चाहिए। जब भी 10 या 20 साल, 8 साल, 16 साल वित्तीय अपग्रेडेशन मिले तो सैलरी के साथ साथ एक रैंक, अगला रैंक और नई वर्दी, वर्दी भी अनिवार्य रूप से हो जाए, सम्मान मिले, सिर्फ पैसे नहीं। और दूसरा, निचले कैडर का पुनर्गठन हो। गृह मंत्रालय एक विशेष कमेटी को बनाए जिसका एकमात्र ये काम हो कि हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई के पदों की संख्या बढ़ाना है, ताकि नीचे से ऊपर तक प्रमोशन की जो राह है वो खुल जाए। लेकिन जब तक नीति निर्माताओं का ध्यान बड़े अधिकारियों के विवाद से हटकर इन जवानों की बुनियादी जरूरतों पर अगर नहीं जाएगा, तो यह समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी। सरकार का यह कहना है कि पहली बात, सीएपीएफ को अक्सर राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ काम करना होता है, और आईपीएस अधिकारी उस तंत्र को बेहतर समझ पाते हैं, इसलिए बेहतर समन्वय होता है। और दूसरी बात, यह अम्ब्रेला कानून सभी 5 बलों के नियमों में एक रूपता लाएगा। और तीसरी बात यह कही सरकार ने कि वर्दीधारी संगठनों में अनुशासन सर्वोच्च स्तर पर होता है। सेवारत अधिकारी सार्वजनिक रूप से नीतियों की आलोचना वो नहीं कर सकते हैं, यह सर्विस रूल्स का उल्लंघन माना जाता है। और कैडर का तर्क है, दूसरी ओर सीएपीएफ कैडर और एसोसिएशन जो है वो कहते हैं कि हमने जिंदगी भर जंगलों और सीमाओं पर बिताया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया था, और आपने कानून बनाकर वो फैसला ही पलट के रख दिया। यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। और रही बात परिवारों की, तो हमारी पत्नियां और बच्चे यहाँ पर आम नागरिक है। संविधान का अनुच्छेद 19 उन्हें भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। उनकी वजह से हमें सजा देना यह लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है। इस कार्रवाई के बाद ऑल इंडिया एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AAPWA ने डीआईजी पात्रा के निलंबन को असंवैधानिक और प्रताड़ना की कार्रवाई बताया है। एसोसिएशन ने 2 जुलाई 2026 को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है और चेतावनी दी है कि अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो देश भर के पूर्व अर्धसैनिक कर्मी और उनके परिवार सड़कों पर उतरेंगे। एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर यह भी है कि जून 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ के इंस्पेक्टर्स कर्मियों को ग्रेड पे में राहत दे दी, 4800 से बढ़ाकर 5400 रुपए कर दिया, और सरकार ने इसे मान भी लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी
अनसुलझा है। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक निलंबन की कहानी नहीं है, यह सिर्फ आईपीएस बनाम सीएपीएफ कैडर की लड़ाई नहीं है। यह सवाल है उस डीआईजी का जिसने 30 साल जंगलों में बिता दिए हैं, और प्रमोशन की जगह निलंबन मिल जाना उस अधिकारी को जिसकी पत्नी ने जंतर मंतर पर आवाज उठाया और सजा वहां पर पति को मिल रही है, उस कांस्टेबल का जो 22 साल की नौकरी करके भी उसी रैंक में रिटायर हो जाता है। यह तीनों एक ही तस्वीर के 3 हिस्से हैं, और यह तस्वीर है हमारे अर्धसैनिक बलों की टूटती हुई उम्मीद की। जरूरत है यहाँ पर आईपीएस कोटे की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन हो, कैडर अधिकारियों के लिए फास्ट ट्रैक प्रमोशन हो, और जवानों के लिए रैंक लिंक्ड एमएससीपी और निचले जो पद होते हैं उनका पुनर्गठन हो। एक स्वतंत्र सीएपीएफ ट्रिब्यूनल जहां बिना दबाव के शिकायत हो सके, और सबसे जरूरी यहाँ पर संवाद, सरकार और बलों के बीच संवाद होना चाहिए, क्योंकि जब देश के रखवाले ही अगर असंतुष्ट हो जाए, जब जवान का मनोबल ही टूट जाए, तो देश की सुरक्षा कमजोर होती है, और यह किसी के हित में नहीं होता है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या सरकार का यह कदम सही है या सीएपीएफ कैडर के साथ अन्याय हो रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि यह जरूरी बहस और लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हो तो उसे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।